हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्लास 10वीं के हिंदी ये सेट 2 को हल करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि इसके लिए हमें 40 प्रश्न मिलेगी और 40 अंकों की होगी। इसके लिए समय 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो आते हैं हम सवाल पे। आइए देखिए, सबसे खंड क में सबसे पहला भाग है और इसमें दिया गया है ये गद्यांश है। इसे पढ़कर हमें इसका आंसर देना है। देखिए, थोड़ा इसे हम पढ़ लेते हैं। स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब, अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाली बात हुआ करती है। ठीक है, प्राश्रित या प्रावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। इसके उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में क्या होती है, जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। ठीक है, व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को पैसेज पढ़ लेना है, गद्यांश को पढ़ लेना है एग्जाम में और उसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक है, देखिए स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है। स्वावलंबन का अर्थ क्या होगा, अभी आप पढ़े हैं, इसका आंसर हो जाएगा। स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है, तो अपना सहारा अपने आप बनना। ठीक है, अपना सहारा स्वयं बनना। ठीक है, अब देखिए प्रावलंबी कैसे लोग होते हैं। प्रावलंबी कैसे लोग होते हैं, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए, प्रावलंबी किसके अधीन रहकर किसके अधीन बने रहते हैं। तो प्रावलंबी क्या है, किसके अधीन बने रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, तीन का क्या हो जाएगा बताइए, आश्रय देने वालों का। ठीक है, 4 नंबर देखिए, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व वही व्यक्ति समझ सकता है। कौन समझ सकता है बताइए। 4 का हो जाएगा डी, आत्मनिर्भर व्यक्ति समझ सकता है। व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है, तो व्यक्तित्वहीन जीवन पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। ठीक है, आइए 10 नंबर सवाल अगला देखते हैं। इसमें भी है 10 क्या प्रस्तुत प्रधान शब्द। देखिए गद्यांश था, ये प्रधान है, इसे पढ़ लेंगे यहाँ से हम। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका हम आंसर देंगे। ठीक है, देखिए लिखा गया, काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उसके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही फूल फूले फले, चिल्लाती धूप को जो चांदनी देवे, बना काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठाना। पदांश में किन व्यक्तियों का संकेत किया गया, तो पदांश में किन व्यक्तियों को संकेत किया गया है, तो संकेत किया गया जो अपने बाधाओं से घबराते नहीं है। ठीक है, जो बाधाओं से घबराते नहीं उसकी ओर संकेत किया गया। ठीक है, आते हैं 7 नंबर सवाल पर। देखिए दुख आने पर कौन घबराते हैं बताइए। दुख आने पर वही घबराते हैं ना जो मेहनती नहीं होंगे। ठीक है, तो दुख आने पर वही घबराएंगे, जो मेहनती नहीं होंगे वही व्यक्ति घबराएगा। ठीक है, समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं, तो देखिए गिद्धड़ों का सामना करते हैं क्या, सियार का सामना करते हैं क्या, शेर का सामना करते हैं क्या, रात दिन का सामना करते हैं क्या। तो जब समय आने पर परिश्रमी लोग जो होते हैं वो किसका सामना कर लेते हैं, शेर का भी सामना कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं देखिए 9 नंबर। देखिए लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो लोहे के चने चबाने मतलब बताइए कोई लोहा का चना चबाएगा तो बड़ा कठिन काम होगा, वो है होगा कि नहीं होगा, तो होगा कठिन परिश्रम करना। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल। देखिए वीर शब्द का विलोम क्या होता है। देखिए वीर का क्या होता है, साहसी होता है क्या, कायर होता है क्या, हिम्मती होता है क्या, बहादुर होता है क्या। तो वीर को हम क्या कहते हैं, इसका विलोम क्या होगा, वीर का कायर होगा। ठीक है, वीर का कायर होगा। ठीक है, आता है 11 नंबर सवाल। देखिए 11 नंबर सवाल है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए वाक्य पढ़िए, सोहन देर तक सोता है, रमा पत्र लिखती है, मैंने उसे पुस्तक दी, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे। देखिए जहाँ सोना आ जाए, ठीक है, वो सकर्मक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, देखिए जहाँ तो मोहन देर तक सोता है, यह सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, देखिए अगला सवाल। देखिए इस वाक्य में आक्रामक क्रिया प्रयुक्त हुई है सर। ठीक है, कौन से वाक्य में आक्रामक क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो हमको आपको बताया था जहाँ सोना आ जाए वो सकर्मक क्रिया नहीं है, तो वो कौन हो जाएगा, आक्रामक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बच्ची सो रही है। ठीक है, देखिए अगला सवाल। देखिए इनमें से कौन आम का निकार्थी शब्द नहीं है। देखिए
आम का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आम को, फल को भी आम कहते हैं, ठीक है। और कोई छोटी सी बात होती है तो बोलते हैं ये मामूली बात है, ये साधारण सी बात है, ठीक है। तो आम का ये अनर्कार्थिक शब्द हो गया। लेकिन क्या आम को हम इमली कह सकते हैं क्या? नहीं ना, इसका आंसर हो जाएगा इमली, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर। देखिए यथाशक्ति कौन सा समास है? तो देखिए जिस प्रकार, इस प्रकार का आपको कहीं भी सेंटेंस मिले यथाशक्ति किस प्रकार का यथाशक्ति कौन सा समास है, तो उसको ये अविभाव समास मार दीजिएगा। ये आपका 100% सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मांड भी नहीं काट सकता इस आंसर को। देखिए अगला सवाल देखिए 15 नंबर। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई हो, विभक्ति का लोप हो जाता है। कहने मतलब देखिए जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई जो विभक्ति होती है का लोप हो जाता है, वहाँ कौन सा समास होता है, ठीक है। कौन सा समास होता है वहाँ पर? तो वहाँ होता है तत्पुरुष समास, समझे ना। तत्पुरुष समास होता है, इसको रट्टा लगा लीजिए, है ना। और ये प्रश्न, ये उत्तर आपका 100% सही है, ठीक है। आइए देखिए 16 नंबर सवाल। प्रधानाध्यापक, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रधान है जो अध्यापक किस प्रकार का समास है, ठीक है। प्रधानाध्यापक, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। अगला सवाल देखिए। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, मतलब जब बारिश होगी तब किसान चलाएंगे, ठीक है। किसान हल चलाएंगे लेकिन कब? जब बारिश होगी। देखिए यहाँ पर मिश्र कर दिया गया वाक्यों को, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर। देखिए जो अवयव दो पदों, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? देखिए उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक, ठीक है। अब देखिए कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है? प्रधानता न होती है, ठीक है। और इसका ये हो जाएगा। आते हैं 20 नंबर। देखिए लड़कियां सो रही है, यह वाच्य का कौन सा भेद है, ठीक है। लड़कियां सो रही है, देखिए कौन सा काम वाच्य का कौन सा भेद हो यहाँ पर? कौन सा भेद है? इसका आंसर हो जाएगा कर्तृवाच्य, ठीक है। अगला सवाल देखिए खंड का आते हैं, ये पाठ्य पुस्तक से है, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको प्रधान से दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं हम। और हाँ देखिए, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की धड़कन का, ठीक है। आते हैं सवाल पे, किस नंबर देखते हैं। प्रयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो प्रयुक्त पंक्तियाँ जो है हमारी किससे ली गई है बताइए? फसल से ली गई है। फसल किसका जादू है? फसल किसका जादू है? फसल किसका जादू है? तो सूर्य की किरणों का जादू है। सॉरी नहीं, इसका हो जाएगा फसल किसका जादू है, इसका आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा ये, ठीक है। 22 का आंसर हो जाएगा ये, नदियों के पानी का जादू है, ठीक है। देखिए फसल किसका रूपांतरण है? फसल रूपांतरण है सूरज की किरणों का, ठीक है। देखिए फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल हो जाएगा किसका गुणधर्म बताइए? फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? यह पंक्ति ली गई है उत्साह से। उत्साह कविता में आए निदाग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बताइए निदाग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो निदाग का शब्द होता है बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है, अत्यधिक गर्मी। इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक गर्मी। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया? मैंने भाग्यशाली किसे कहा है गोपियों ने? तो कहा है उद्धव को। क्यों कहा है? क्योंकि वो कृष्ण के साथ रहते थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो जाती है? गोपियों की दशा हो जाती है कबूतर के समान, मोर के समान, बाज के समान, किसके समान? हारिल के समान। क्योंकि ये पंजे में अपनी लकड़ी लगा छिपा कर दौड़ते उड़ते रहती है और वो कभी गिराती नहीं, उस प्रकार से इसका भी हाल हो गया हारिल पक्षी की तरह। हारिल पक्षी का वो गुण होता है, ठीक है, अपने लकड़ी को पंजे में छिपा करके उड़ना, ठीक है। आते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है गद्यांश, इसको पढ़ेंगे हम। देखिए अगला सवाल बहुत अच्छा है, वैसे पैसे से गद्यांश को पढ़िए। इसमें क्या लिखा हुआ है? पान वाले के खुद के मुंह पान से ठुसा हुआ था और एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, ठीक है। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए थे, ठीक है। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए हो तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और दूसरा उधर बैठा दिया, लगा दिया, ठीक है। तो देखिए तो बोल रहा है कि प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो ये लिया गया नेताजी का चश्मा से। आइए अगला सवाल आते हैं।
पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? बताइए, पान वाले ने मुंह में क्या रोटी ठूस रखा था, चावल ठूस रखा था, पान ठूस रखा था, बिस्कुट क्या ठूसा था? पान रखा था। ठीक है। आते हैं अगला सवाल को। देखिए, पान वाला कैसा आदमी था? बताइए, पान वाला कैसा आदमी था? कैसा आदमी था जी? काला था, मोटा था और खुशमिजाज था। ठीक है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था। ठीक है। अगला सवाल आते हैं। देखिए, 33 नंबर। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? तो किसको साहब कहते थे बाल गोविंद भगत? कबीरदास को कहते थे। ठीक है। अगला सवाल, पतहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया था? तो पतहू के भाई को भगत जी ने आदेश दिया था कि पतहू की दूसरी शादी कराने का। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों में का मुख्य धंधा क्या था? खेती बाड़ी। ठीक है। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे? उसे इकलौता बेटा था। ठीक है। आते हैं अगला। ये गधान से इसे पढ़ते हैं। वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। ठीक है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने कूदने लगते और फिर रस्सी में धा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गले में निकल जाते हैं। मतलब देखिए, बच्चे लोग को काट का घोड़ा दे दीजिए, बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है। तो हम भी बचपन में खेले हैं, काट का घोड़ा चलाएं। ठीक है। सब कोई चलाता होगा बचपन में। ठीक है। अब तो नए नए खिलौने आ गए हैं। देखिए, तो इसका प्रश्न हम आते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी? चूड़ा दही ना। क्या सानते थे जी? दही भात। क्या सानते थे? दही भात। ठीक है। देखिए अगला सवाल। खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? क्या कहते थे? क्या कहते थे कि अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। ठीक है। 39 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए, लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? काठ का घोड़ा। ठीक है। अगला लास्ट सवाल देखिए, इस गद्यांश में कौन कौन पक्षियों के नाम आए हैं? ठीक है। देखिए, तोता आया है, मैना कबूतर हंस मोर, ये सारा आया है। ठीक है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और हमारे वीडियो के साथ बने रहें। और हाँ, समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है। आप लोग तैयारी में लग जाइए। जो अभी तक सो रहे होंगे वो जाग जाइए। ठीक है। और ये सारा मॉडल सेट पढ़ जाइए। मॉडल सेट से जो पढ़ जाएगा वो 40 में 40 नंबर ले आएगा। इस यही पढ़ के। ठीक है। क्योंकि इसी से प्रश्न पूछने जाएंगे। अक्सर होता है कि मॉडल सेट से ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। सो आप इसको अच्छे से पढ़ जाइए। ठीक है। और हाँ, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये तीनों चीज़ भूलिएगा नहीं। ठीक है। धन्यवाद।